हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे 31 दिसंबर 2025 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। आज की क्लास में हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू किस वजह से न्यूज़ में है, यहाँ पर पीवी सिंधु किस वजह से न्यूज़ में आई हैं, और साथ ही इनग्रिड कार्लबर्ग किस इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठी हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इन क्लासेस को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपको हमारे चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास, और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे क्विक रिवीजन के साथ। यानी कि एक दिन पहले हमने जो 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे होते हैं उनको यहाँ पर हम दोबारा सरसरी निगाह से रिवाइज करते हैं। तो कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग जिसकी लंबाई है 22.13 किलोमीटर, इसका नाम है तियान शान शेंगली टनल, इसका उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन चीन ने किया है। नेक्स्ट था, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने किस देश को स्वदेशी रूप से विकसित व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म WHAP 8x8 गाड़ियों का पहला निर्यात किया है। तो ये हमने भेजा है मोरक्को देश को। थर्ड क्वेश्चन हमने किया था, दिसंबर 2025 में अनु गर्ग किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई हैं, तो उड़ीसा राज्य की। नेक्स्ट था, दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस युवा क्रिकेटर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया, तो वैभव सूर्यवंशी को। अगला है, इंडिगो एयरलाइंस संकट के बाद केंद्र सरकार ने किन नई एयरलाइंस को मंजूरी दे दी है, तो ये 3 एयरलाइंस थी, अल हिंद एयर, फ्लाई एक्सप्रेस और शंख एयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, दिसंबर 2025 में IIT पटना में बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का उद्घाटन हो गया है। इसे किसने विकसित किया है? इसे डेवलप किया है सीडैक पुणे ने। नेक्स्ट है, DRDO ने किस स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी से 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो ये है INS अरिघाट। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर आयोजित 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता की, तो ये इवेंट हुआ था नई दिल्ली में, और सम्मेलन के लिए थीम रखी गई थी विकसित भारत के लिए मानव पूंजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया था, केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने भारत के पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल वाले मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला किस राज्य में रखी है, तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, माइक्रोमीटियोराइट्स और ऑर्बिटल डेब्रिस यानी अंतरिक्ष मलबे के कारण किस देश के शेंजो 20 कैप्सूल को नुकसान पहुंचा, तो ये शेंजो 20 कैप्सूल किसका है? चीन का है। अगला है, दिसंबर 2025 में किस राज्य में कोलिम्बोला की एक नई प्रजाति जिसका नाम है नीलस सिक्किमेंसिस, इसको खोज लिया गया है, तो ये सिक्किम में मिला है। और आखिरी प्रश्न हमने किया था, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण नाम की जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? इस बुक को लिखा है डॉक्टर सिकंदर कुमार ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स थे कल के। अगर आप इनको और थोड़ा डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा, वहाँ पर हमने हर प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बस इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च की जा चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 11 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेकर नवंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये एक छोटा सा सैम्पल है हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक का। यहाँ पर हमने 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं अपने नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हम किस तरह वेल एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हम हाईलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक GK और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन की और आप इनको बहुत दिन तक याद रख सकें। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन्हीं बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, चलिए हम आज की क्लास पर अपने आते हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था जिसका नाम है स्वीडिश अकादमी, इसकी नई स्थायी सचिव कौन बनेंगी? तो परमानेंट सेक्रेटरी कौन बन रही है स्वीडिश एकेडमी के लिए? इनका नाम है इनग्रिड कार्लबर्ग। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और स्वीडिश एकेडमी के बारे में खास बात क्या है, ये वही इंस्टीट्यूशन है जो नोबेल प्राइज़ देता है लिटरेचर के सेक्टर में। ठीक है,
तो इंग्रिड कार्लबर्ग 1 जून 2026 से स्वीडिश अकादमी की नई स्थायी सचिव बन रही हैं। वो मैट्स मालमका का स्थान ले रही हैं। ठीक है, इंग्रिड कार्लबर्ग एक स्वीडन लेखिका और पत्रकार हैं। स्वीडिश अकादमी की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1786 में स्वीडन के राजा गुस्ताव III द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि स्वीडिश अकादमी की नई जो स्थायी सचिव हैं ये बन रही हैं इंग्रिड कार्लबर्ग, और ये किसको रिप्लेस कर रही हैं ये भी याद रखिएगा, मैट्स मालमका का ये स्थान लेंगी। ठीक है, दोनों ही पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर हमने बात करी है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर की, तो 2025 के लिए हम देख लेते हैं कि लिटरेचर के सेक्टर में इस साल का नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया था। इस साल के लिए विनर कौन थे लिटरेचर के सेक्टर में नोबेल प्राइज़ के? इनका नाम था लाज़लो क्रास्नहोरकाई। ठीक है, और ये कौन से देश को बिलोंग करते हैं? ये हंगरी देश से हैं। तो यूजुअली आपसे देश भी पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है कि इस साल का जो नोबेल प्राइज़ था लिटरेचर की फील्ड में वो दिया गया लाज़लो क्रास्नहोरकाई को, और ये कौन से देश को बिलोंग करते हैं? तो ये जो है हंगरी देश को बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने बात करी है अपॉइंटमेंट्स की, तो चलिए हम कुछ 2025 के इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स रिवाइज कर लेते हैं। ये 2025 की आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हैं। नासा के 15वें प्रशासक बन गए हैं जेरेड इसाकमैन। इंटरपोल के नए अध्यक्ष बने हैं लुकास फिलिप। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव बन गई हैं श्रीखाल नोवैस। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर राजीव रंजन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक बने हैं उर्जित पटेल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं क्रिस्टी कॉवेंट्री। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए CEO बन गए हैं मिस्टर संजोग गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रथम उप प्रबंध निदेशक बने हैं डैनियल कैट्स। यूनेस्को के नए महानिदेशक बन गए हैं खालिद एल अनानी, और ये मिस्र देश को बिलोंग करते हैं, यानी ये इजिप्ट देश से हैं, और इसी के साथ ये पहले इजिप्ट के पर्सन हैं जो महानिदेशक बन रहे हैं यूनेस्को के। ठीक है, नेक्स्ट है IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बन गए हैं विवेक मैनन। ये फैक्ट याद रखिएगा। IUCN को ज्वाइन करने वाला 90th नेशन कौन सा बना है 2025 में? इस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम है तुवालू। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है गेनाडी गोलोवकिन। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के नए अध्यक्ष बन गए हैं मिस्टर ज्ञानेश कुमार। तो ये आपके 2025 की इंपॉर्टेंट कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके याद रख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। किस देश ने युवाओं के लिए 1 साल की सशुल्क यानी पेड मिलिट्री गैप ईयर योजना शुरू करने की घोषणा करी है? कौन सी कंट्री है जिसने 1 ईयर का पेड मिलिट्री गैप ईयर प्रोग्राम स्टार्ट किया है अपने यहाँ की यंग जनरेशन यानी यूथ के लिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ब्रिटेन। ये ब्रिटेन का इनिशिएटिव है। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने युवाओं के लिए 1 साल की सशुल्क मिलिट्री गैप ईयर योजना शुरू करने की घोषणा कर दी है। ये घोषणा ब्रिटेन की वर्तमान लेबर सरकार द्वारा दिसंबर 2025 में किया गया, और ये योजना मार्च 2026 में शुरू हो जाएगी। इसमें क्या होगा, 18 से लेकर 25 वर्ष से कम उम्र के जो युवा हैं उनको सेना, रॉयल नेवी और रॉयल एयरफोर्स में 1 साल का प्रशिक्षण और साथ ही काम मिलेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये 1 ईयर का पेड मिलिट्री गैप ईयर प्रोग्राम शुरू किया है ब्रिटेन देश ने। ठीक है, टाइम टू टाइम बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जो अपने यहाँ पर मिलिट्री को जो सर्विस है वो मैंडेटरी कर देते हैं अपने यहाँ पर रहने वाले यंग जनरेशन के लिए, और ऐसा ही एक डिसीजन 2025 में क्रोएशिया देश ने लिया था। ठीक है, क्रोएशिया जो देश है इन्होंने अनाउंस किया था कि इनके यहाँ पर जो भी 18 साल के लोग हो जाएंगे, यूथ की बात हम कर रहे हैं, उनको लाजमी है कि वो मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करें, यानी उनके लिए मैंडेटरी है कि उन्हें मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी चाहिए। ठीक है, और उनको 2 महीने की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद उनको सीधे मिलिट्री में इंडक्ट कर लिया जाएगा। तो क्रोएशिया का नाम याद रखिएगा। क्रोएशिया वो देश है जिन्होंने अपने यहाँ पर मिलिट्री सर्विस को मैंडेटरी किया है 2025 में। ठीक है, इसी तरह से एक और देश है जिसका नाम है सर्बिया। इन्होंने भी अनाउंस किया है कि 2026 से इनके यहाँ पर जो लोग भी 19 से लेके 27 साल के लोग होंगे उनको मैंडेटरी है कि वो मिलिट्री सर्विस को ज्वाइन करें। तो इस तरह बहुत सारे देश हैं जो अपने यहाँ पर ये चीज़ मैंडेटरी कर देते हैं। जैसे अपने इंडिया में ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है, लाजमी नहीं है कि हर इंसान को ज्वाइन करना ही है आर्मी को, बल्कि ये ऑप्शनल होता है कि जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना है वो ना आए। ठीक है, लेकिन ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अपने यहाँ पर इस चीज़ को लाजमी कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन की नई अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो एथलीट्स कमीशन है उसके लिए नई चेयरपर्सन बन गई हैं सी ऑप्शन, PV सिंधु। ठीक है,
तो पीवी सिंधु को BWF एथलीट्स कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में 2026 से 29 कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। और पीवी सिंधु का जन्म कहाँ पर हुआ था? तेलंगाना के हैदराबाद में। ये पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, ठीक है। अन्य प्रमुख नियुक्तियां देखेंगे तो BWF एथलीट्स कमीशन के उपाध्यक्ष यानी डेप्यूटी चेयरपर्सन बने हैं डेबोरा जिल, ये नीदरलैंड से हैं। और पैरा बैडमिंटन एथलीट्स कमीशन के अध्यक्ष बने हैं यूएन डैनियल, ये हांगकांग को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नियुक्तियां भी आपको याद रखनी है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए पीवी सिंधु की नियुक्ति है क्योंकि ये इंडिया से हैं, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर है कैरोलिया मारिन, ये स्पेन देश को बिलोंग करती हैं। ग्रेसिया पोली की बात करेंगे तो ये इंडोनेशिया की एक रिटायर्ड प्लेयर हैं। और साइना नेहवाल भी इंडिया से हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्पोर्ट्स के जो कंट्रीज़ हैं वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर हमने बात करी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। उस समय इसे इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हो गया था। अध्यक्ष इसके कौन है फिलहाल? खुनियंग पटामा लिस्वा डात्राकुल, और मुख्यालय इसका है मलेशिया के कुआलालंपुर में। विश्व चैंपियनशिप, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, थॉमस कप और उबेर कप टूर्नामेंटों का जो आयोजन है वो BWF करती है, ठीक है। BWF का फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो ये आपका स्टैटिक फैक्ट है BWF से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस पनडुब्बी पर सवार होकर पनडुब्बी से यात्रा करने वाली भारत की दूसरी राष्ट्रपति और पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? तो कौन सी हमारी सबमरीन है जिस पर हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सफ़र किया? इसी के साथ ये सेकंड इंडियन प्रेसिडेंट बनी और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है जो सबमरीन से ट्रैवल करने गई थी। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, INS वाक्षीर। ये हमारी इंडियन नेवी शिप वाक्षीर थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्नाटका के कारवार नौसैनिक अड्डे पर स्वदेशी पनडुब्बी INS वाक्षीर से भारतीय समुद्री क्षेत्र का दौरा किया। इन्होंने द्रौपदी मुर्मू पनडुब्बी से समुद्री दौरा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बन गई। इससे पहले फरवरी 2006 में APJ अब्दुल कलाम ऐसा करने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। और ऐसा करने वाली ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ये याद रखिएगा। INS वाक्षीर P7 स्कॉर्पियन परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी है और इसका निर्माण किया है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने। किसकी हेल्प से? फ्रांस के नेवल ग्रुप से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि INS वाक्षीर में गई थी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ट्रैवल करने, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एक टेम्पल में भी गई थी विजिट करने, और इस टेम्पल का नाम क्या है? इस टेम्पल का नाम है सबरीमाला अयप्पा टेम्पल, ठीक है। और याद रखिएगा कि सेम चीज़ उसमें भी हुई थी कि इस टेम्पल को विजिट करने के लिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी और सेकेंड ओवरऑल प्रेसिडेंट बनी थी जो इस टेम्पल को विजिट करने गई थी। इनके पहले कौन से एक प्रेसिडेंट थे जो गए थे इसको विजिट करने? तो ये थे मिस्टर VV गिरी, ठीक है। और ये जो सबरीमाला टेम्पल है इस वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था, तो इसकी लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। इसकी लोकेशन है केरला राज्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। भांग की खेती को वैध और विनियमित करने के लिए किस राज्य सरकार ने ग्रीन टू गोल्ड पहल की शुरुआत करी है? ग्रीन टू गोल्ड जो इनिशिएटिव है इसकी शुरुआत कर दी है हिमाचल प्रदेश ने। पर्पस क्या है? कैनबिस कल्टीवेशन को लीगलाइज और रेगुलेट करना। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रीन टू गोल्ड पहल की घोषणा कर दी है। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? औद्योगिक भांग को राज्य की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बनाना और 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन टू गोल्ड नाम के जो इनिशिएटिव है लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। पर्पस था कैनबिस कल्टीवेशन को रेगुलेट करना, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बारे में एक खास बात ये याद रखा करिए कि यहाँ पर 2 कैपिटल्स होती हैं। यूजुअली हर राज्य में एक ही कैपिटल आपको देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में 2 जो कैपिटल्स हैं ये अलग अलग कैपिटल समर और विंटर की हैं। समर में यानी गर्मियों में जो इसकी कैपिटल है वो हो जाती है शिमला, और विंटर्स में यानी सर्दियों में इसकी जो कैपिटल है वो हो जाती है धर्मशाला, ठीक है। तो ये दोनों कैपिटल्स का नाम आपको ध्यान में रखना है। साथ ही यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर का नाम हमने अभी देखा सुखविंदर सिंह सुक्खू, और यहाँ पर फिलहाल गवर्नर कौन है? इनका नाम है मिस्टर शिव प्रताप शुक्ला। ये फिलहाल गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश राज्य में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोमालिया से अलग हुए क्षेत्र सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज किया है हाल ही में इजराइल देश ने। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने सोमालीलैंड गणराज्य को आधिकारिक रूप से स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दे दी है। इस संयुक्त घोषणा पर इजराइल और सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही ने हस्ताक्षर भी किए हैं। सोमालीलैंड ने 1991 में सोमालिया से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करी थी, लेकिन 34 वर्षों तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त देश ने इसे स्वतंत्र देश नहीं माना था। ठीक है, तो इसलिए खास बात क्या है कि इजराइल ने इसको रिकॉग्नाइज किया है एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। इसी के साथ ये पहला देश बना, इजराइल पहला देश बना जिन्होंने इनको इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, यहाँ पर इजराइल के बारे में बात करेंगे तो जो इनके सेफ्टी सिस्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, और क्योंकि इस साल इजराइल ईरान की वॉर चली, इजराइल और गाज़ा की वॉर चली, इस वजह से जो इनका सेफ्टी सिस्टम है वो थोड़ा सा ध्यान में रखा करिए। पहला है इनका आयरन बीम। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि आयरन बीम जो है कौन से देश का सेफ्टी सिस्टम है, तो इजराइल का है। दूसरा आपका है एरो 3 और साथ ही एरो 4, ये दोनों भी इजराइल के सेफ्टी सिस्टम है। इसके अलावा है एक इनका स्काईसोनिक, और एक और इनका जो लेटेस्ट है इसका नाम है बराक 8। ठीक है, तो ये सारे के सारे इनके सेफ्टी सिस्टम्स हैं, यानी कि इसकी हेल्प से ये मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं ये सेफ्टी सिस्टम्स हैं इजराइल देश के। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। किस राज्य सरकार ने प्री स्कूल से कक्षा 1 तक के बच्चों के पाठ्यक्रम में खासी और गारो भाषाओं को अनिवार्य कर दिया है? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने खासी और गारो लैंग्वेजेस को कंपलसरी किया है अपने यहाँ के बच्चों के करिकुलम में, जो कि प्री स्कूल और क्लास 1 में पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, मेघालय। ठीक है, तो मेघालय सरकार ने कक्षा 1 तक के पाठ्यक्रम में खासी और गारो भाषाओं को अनिवार्य कर दिया। उद्देश्य क्या है? बच्चों में उनकी जड़ों के प्रति सम्मान जगाना और बुनियादी शिक्षा को उनकी मातृभाषा में आसान बनाना। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव लिया है मेघालय राज्य ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे। तो इस तरह से जो अलग अलग राज्य हैं वो इस तरह के डिसीजन लेते रहते हैं। जैसे 2025 में हमने देखा था कि जो केरला राज्य है इन्होंने एक अनाउंसमेंट करी थी कि जो इनके यहाँ पर क्लास 10 के बच्चे होंगे उनको रोबोटिक्स की एजुकेशन देना इसी तरह से कंपलसरी था। ठीक है, तो अपने यहाँ पर क्लास 10 के बच्चों के लिए रोबोटिक्स की एजुकेशन कंपलसरी किया था केरला राज्य ने इसी साल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का पहला स्वदेशी MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर किसने विकसित किया है? ये इंडिया का पहला इंडिजिनस तरीके पे तैयार किया हुआ MRI स्कैनर है, और इसको तैयार किया है, डेवलप किया है जोहो वॉक्सेल ग्रिड्स ने। ठीक है, तो जोहो समर्थित भारतीय स्टार्टअप वॉक्सेल ग्रिड्स ने भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर विकसित कर लिया। यह स्कैनर नागपुर के पास चंद्रपुर कैंसर केयर फाउंडेशन में स्थापित किया गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर जोहो का वॉक्सेल ग्रिड्स। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। भारत सरकार ने खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड को किस डेटाबेस से जोड़ा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड को किस डेटाबेस के साथ जोड़ दिया है टू कलेक्ट इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन? करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से जोड़ दिया है ताकि जो खुफिया जानकारियां हैं इनको एकत्र करने की क्षमता को मजबूत किया जाए और आपराधिक जांच की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। नैक ग्रिड का गठन 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद हुआ था और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, हमारे गृह मंत्री कौन है? इनका नाम है मिस्टर अमित शाह। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 10 है, दोहा में आयोजित फिडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो कौन से इंडिया के प्लेयर हैं जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता फिडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2025 में, जो कि दोहा में हुआ था? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, अर्जुन एरिगैसी। तो अर्जुन एरिगैसी ने ओपन वर्ग में फिडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता है। यहाँ पर महिला वर्ग की बात करेंगे तो कोनेरू हम्पी ने कांस्य पदक जीता। यहाँ पर मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे देश को बिलोंग करते हैं, इन्होंने ओपन वर्ग का स्वर्ण पदक जीता था, और अलेक्जेंड्रा गोरियाचकिना जो कि रूस देश को बिलोंग करती हैं, महिला वर्ग की विजेता थी है। ठीक है, ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? कतर के दोहा में। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर फिडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जीता है अर्जुन एरिगैसी ने, और साथ ही महिला वर्ग में विजेता थी कोनेरू हम्पी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको अपॉइंट कर दिया है एज द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल फॉर द सुप्रीम कोर्ट? ऑप्शन है दविंदर पाल सिंह, नेक्स्ट ऑप्शन है कनक मेडला रविंद्र कुमार, थर्ड ऑप्शन है अनिल कौशिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। इन सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट किया है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है,
तो केंद्र सरकार ने 3 नए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त कर दिए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता दविंदर पाल सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता कनक मेडला रविंद्र कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कौशिक। सॉलिसिटर जनरल सरकार का एक वरिष्ठ कानूनी अधिकारी होता है जो भारत के अटॉर्नी जनरल के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? इनका नाम है तुषार मेहता। इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्लोबल एथलेटिक ब्रांड न्यू बैलेंस ने अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो न्यू बैलेंस ने अपना फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ए ऑप्शन, जानवी कपूर को। तो ग्लोबल एथलेटिक ब्रांड न्यू बैलेंस ने बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर को अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया है। और न्यू बैलेंस की स्थापना कब हुई थी? 1906 में अमेरिका के बॉस्टन शहर में। ठीक है, तो जानवी कपूर बन गई हैं अपनी पहली इंडियन ब्रांड एम्बेसडर न्यू बैलेंस की। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन में दीपिका पादुकोण भी हैं और ये याद रखिएगा 2025 में फर्स्ट इंडियन थी जो कि ऑनर हुई थी विद द स्टार, कहाँ पर? हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में। ठीक है, तो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में स्टार से सम्मानित होने वाली ये पहली भारतीय बनी थी दीपिका पादुकोण। ये क्वेश्चन आपसे अवार्ड्स एंड ऑनर्स की कैटेगरी में पूछा जा सकता है क्योंकि ये 2025 का ही करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स आज के। और हमेशा की तरह हम लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था स्वीडिश एकेडमी की नई स्थायी सचिव कौन बनेंगी? दूसरा प्रश्न है, किस देश ने युवाओं के लिए 1 साल की सशुल्क मिलिट्री गैप ईयर योजना शुरू करने की अनाउंसमेंट करी है? और तीसरा प्रश्न है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन की नई अध्यक्ष कौन बन गई है? तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूव होना चाहिए तो आप वो भी कॉमेंट में जाके लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।